मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, मुल्क में कुछ अरसे से, यूँ कहिए कि तकरीबन एक दहे से एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना और एक दूसरे के खिलाफ तबक़ाती तौर पर नारे कसना, फ़िरक़े कसना और जो है इश्तिआल अंगेज़ बयानात, कहीं कोई चुनाव की रैली के नाम पर ज़हर उगलता है, तो कहीं कोई धर्म संसद के नाम पर ज़हर उगलता है। सोशल मीडिया, ट्विटर का तो ये हाल है कि बस अब्यूसिव लैंग्वेज, गंदगी और इश्तियाल अंगेज़ी, अगर इसको इस वक़्त न रोका गया, तो आगे जाके ये बहुत भयानक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। किस तरह से ये हालात को काबू में किया जाना चाहिए, इस ताल्लुक से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ा जॉइंट डायरेक्टर दूरदर्शन चेन्नई, जनाब डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब। शुजात अली सूफ़ी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू। शुजात साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो हालात तेज़ी से अबतरी की तरफ बढ़ रहे हैं मुल्क में, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना और जहर अफशानी करना, मजहबी मकामात का जो है झूठा क्लेम करना और मजहबी शख्सियात को बुरा भला कहना, आप किस तरह से देख रहे हैं ये सारे हालात को? हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में चुनाव बहुत अहम होता है और जी। चुनाव के लिए सियासी जमातें आज किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये जो इशू है कि किसी मस्जिद को क्लेम कर लेने का या जो है किसी खास तबके के खिलाफ मखसूस किस्म के कमेंट्स करने का या फिर आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के जो मामले हैं, ये जी। सारे मामले अगर आप गौर करके देखें तो बिल्कुल चुनावी फायदे के खातिर इस तरह की जो है चीजें हमारे सामने आ रही हैं। चुनाव जी। जैसे खत्म हो जाता है, आप देखेंगे कि जो है गड़बड़ नहीं होगी। अब जैसे जी। कर्नाटक की आप मिसाल ले लीजिए। कर्नाटक में हमेशा से ही कोई ना कोई इश्यू रेस किया गया, सिर्फ इलेक्शन के वक्त। अभी जो जी। हिजाब का मसला था, अब देखिए कहाँ उतना गर्मा रहा है वो हिजाब का जो इश्यू था, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में देने के लिए उठाया गया, लोगों को अच्छा। डाइवर्ट करने के लिए उठाया गया। क्या हुँ। क्या रोटी, कपड़ा, मकान अहम है या हिजाब अहम है? रोटी, कपड़ा, मकान अहम है या लिंग अहम है? क्या अहम क्या है हमारे देश के लिए? हमारे देश की जो फ़ौक़ियतें हैं वो क्या है? हमारे देश जी। की फ़ौक़ियतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जिस पर हमारी कोई ख़ास तवज्जो नहीं है और हुँ। हम चुनावी फ़ायदे के खातिर कोई ना कोई सेंसिटिव इश्यू ला करके पूरे नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं। तो जी। वो कानून मौजूद है, कानून ये मौजूद है कि वोट लेने के लिए मज़हबी जज़्बात को ना भड़काया जाए। जी। कानून मौजूद है कि कोई जो है हालात को बिगाड़ने का जो है किसी को मौका ना दिया जाए। कानून मौजूद है, पूरे क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन हुँ। अमल-अवारी नहीं हो रही है। तो हुँ। अमल-अवारी इसलिए नहीं हो रही है कि लोग जो है फ़ौरन अदालत के दरवाज़े खटखटाने में तामुल कर रहे हैं, जिसकी वजह हुँ। से ये सिचुएशन आ रहा है। अगर आप अदालत में चले जाएँ, तो अदालत से रोक लग सकती है। लेकिन आप देखिए कोई इश्यू पर लोग अदालत नहीं जा रहे हैं। अच्छा। ये बड़ा मसला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, मैंने आपसे प्राइवेट बातचीत में कहा था, वो ये है कि जो इंटेलिजेंस जो हमारे विंग्स होते हैं, स्टेट्स के और सेंटर के, वो टोटली जो है ज़ीरो होकर रह गए। और उसकी हुँ। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमको जितना पैसा इन विंग्स पर खर्च करना चाहिए, हम उसको उतना खर्च करने के मौक़िफ़ में नहीं है। क्योंकि जी। मैक्सिमम जो पैसा हमारा खर्च हो रहा है, चाहे वो हुँ। स्टेट का हो या सेंटर का हो, वो पॉपुलिस्ट स्कीम्स पर खर्च हो रहा है। हुँ। 2000 रुपए आप दे रहे हैं, 6 महीने में 4 महीने में 1 बार। एक रियासत 5000 रुपए दे रही है, 4 महीने में 1 बार 1 एकड़ के लिए किसानों को। तो आपका खज़ाना खाली तो होगा ही। जब आपका हुँ। खज़ाना खाली हो जाएगा, तो जो असल मसले हैं जिस पर हमको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, वो नहीं कर रहे हैं। जी। इंटेलिजेंस पे पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस से जो हमको इनपुट्स मिलते हैं, उसकी हुँ। बेसिस पर हम एक्शन ले सकते हैं। जी। कानपुर में हंगामा हो जाने के बाद आपने एक्शन लिया। वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, वहाँ पर कई वीआईपी मौजूद हैं। उतने अहम लोगों की मौजूदगी के बावजूद कानपुर में हंगामा हुआ। क्यों हुआ जी। हंगामा? क्योंकि फेल्योर है इंटेलिजेंस का। जी। और जब इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, तो
तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानी क्या दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई मुल्क जो है अमन ज़ब्त को कायम नहीं कर पाएगा। इंटेलिजेंस का वजूद ही इस बात के लिए है कि आंख और कान खुले रखे जाएं सरकार के कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या प्लानिंग कर रहा है, किसके जहन में क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत है। जब हम जी ये करना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी जो है जो हमारी जो मसले हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत बड़े जी मसलों को। जी आपने कहा कि लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं। जी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जी इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट, बावजूद मस्जिद के हक में सारे शवाहिद होने के, अकीदे की बुनियाद पर दूसरे तबके को दे दिया गया। इसके बाद से लोगों का कोर्ट पर से भरोसा खत्म होता जा रहा है। शायद इसी वजह से लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट लोग जा रहे हैं। अभी देखिए ना, ताजमहल के इशू पर कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, इतनी हम्म फटकार लगाई कि जो भी कोर्ट में जाएगा उसको 10,000 मर्तबा सोचना पड़ेगा कि हम्म हम किसी सर पैर के बगैर कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा। क्या हुआ? हम्म उसने हम्म। कहा कि जाओ, पढ़कर आओ, लिख कर आओ, पीएचडी करके आओ, रिसर्च करके आओ। किसको किसको तुम क्या कर रहे हो, कहाँ का मंदिर कह रहे हो, कैसे कह रहे हो? तो कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ऐसा जी नहीं है। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो इशू है सारी दुनिया को पता है हम्म कि आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर वो हवाले कर दी गई। और फैसला अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के हक में हुआ। कोर्ट ने ये कहा कि वहां ना मंदिर था, ना जो है बाबर ने उसको तोड़ा, ना ही जो है वहां पर जो है कोई आसार थे। वो बिल्कुल वो एक ढांचा था, मस्जिद का ढांचा था, उसको जो है तोड़ा गया। और कोर्ट ने कहा कि बाबरी भाई मस्जिद को तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक वो बेशक, मजे में है। बेशक। अगर वो मस्जिद अपनी जगह खड़ी होती तो क्या ये फैसला आता कि हालांकि ये मस्जिद है मगर जो है आपकी जो है अकीदत है लिहाजा आप ले लीजिए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि ये एक सियासी मसला बनाया गया और उसको जो है शुरू से ही, इब्तिदा से ही उसको जो है ना एक गैर अखलाकी तौर पर उस मसले को उठाया गया और गैर अखलाकी तौर पर, गैर दस्तूरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर उसका इन्हेदाम किया गया। फिर उसके बाद में कोर्ट में जो है केस चला। अब मैं आपको क्या बताऊं, जिस जज ने फैसला किया उस जज को एमपी बना दिया गया। तो ये बहुत बड़ी जो है क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस मुल्क को किस तरह से हम मुस्तहकम रखें, मजबूत रखें, हम आहंगी को बरकरार रखें, ये आज सबसे बड़ा मसला है। तो जी मेरा जो कहना है आपसे ये अर्ज करना है कि जब तक हमारे मठ, हमारी खानखाहें, हमारे ट्रस्ट, हमारे समाजी जहदकार एकजुट नहीं होंगे, मैं ये चाहता हूं कि ऐसे इश्यूज पर लोग आकर आपस में आकर मिलके बैठें, क्योंकि मेजॉरिटी जो है, हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी है, चाहे वो हिंदू भाइयों की हो या मुसलमानों भाइयों की हो, किसी भी तरह से मुश्तइल नहीं होगी, मुश्तइल नहीं हो रही है। फ्रिंज एलिमेंट्स के जो हंगामे हैं, उसकी वजह से मीडिया ने जो उसको उछाला है, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि मुल्क में बहुत ज्यादा बदनज़मी है और जो है बहुत ही नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है। ऐसी ऐसी सिचुएशन नहीं है मुल्क में। मुल्क आज भी मजबूत है और वो महसूस कर रहा है कि जो भी हो रहा है एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, एक मखसूस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। इसमें आवाम का कोई कॉपरेशन या ताउन नहीं हासिल है। इसीलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि जो लोग रोशन ख्याल हैं, वो रोशन ख्याल लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के पूरे हिंदुस्तान में, हर जिले में, हर कैपिटल पर जलसे करें, कम्युनल हार्मनी फेस्टिवल्स मनाएं, हम्म एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, एक दूसरे के ख्यालात को सुने और समझें कि किसका ख्याल किस तबके को नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सी बात किस तबके की लिए अच्छी नहीं है, नागवार है। इस तरह की बातों को, इस तरह की हम सोच को एक लाकर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इसको डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपस में बातचीत से कई मसले हल हो सकते हैं। और अगर हम अपने हिंदू भाइयों को करीब करते हैं और हिंदू भाई मुसलमानों को करीब करते हैं, तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये नहत्ते हो जाएंगे। इनको नहत्ते करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो रोशन ख्याल लोग हैं, जिनकी अक्सरियत है, जो 95% हमारे मुल्क में है,
जिनको इन वाकयात से कोई लेना देना नहीं है, वो संजीदगी के साथ अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपनी जो है जिंदगी गुजारने के लिए, इज्जत की रोटी कमाने के लिए वो अपने मुख्तलिफ जो है पेशों में मशगूल हैं। उनको जी, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जी, अफसोस इस बात का है कि मीडिया पर खुले तौर पर आपके क्या कहते हैं तहदीदात हैं कि कौन सी बात कही जाए, कौन सी बात नहीं कही जाए। लेकिन मीडिया इंतहाई छिछोरे अंदाज में हर बात कह रहा है। जैसे हैदराबाद शहर का एक वाकया आप ले लीजिए कि एक जो है नाबालिग बच्ची के साथ बदसलूकी हुई, तो जो खवानीन है वो बिल्कुल क्लियर है कि उस बच्चे का नाम ना लिया जाए, उसकी तस्वीर ना दिखाई जाए, और जो कमसिन लड़के हैं, जो गुनाहगार हैं, उनकी भी तस्वीर ना दिखाई जाए। लेकिन मीडिया दिखा रहा है, बल्कि एक वकील खुद जो है दिखा रहा है। तो इतनी जो गिरावट आई है मुट्ठी भर लोगों में, उस गिरावट को रोकने की जरूरत है, और उसके लिए खवानीन मौजूद हैं। तो जी, खवानीन मौजूद है तो फिर उसका अमल क्यों नहीं हो रहा है? अमल जी, करने के लिए हमें बार बार जो है अदालत से रुजू होना पड़ेगा। अगर हम अदालतों पर अपने एतमाद को खो देंगे तो फिर ये मुल्क का वजूद खत्म हो जाएगा। हमको अदालतों पर एतमाद रखना चाहिए। हमको हमारे जो अक्सरियत हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों की है उन पे एतमाद रखना चाहिए। तो हमारे मुल्क को कोई छू नहीं सकता। जी। जमातें आपने आती बहुत हैं। अच्छी बात की कि जो है सब लोगों को एक जगह, तमाम तबक़ात के ज़िम्मेदार लोगों को एक जगह आना चाहिए और कम्युनल हार्मनी के लिए काम करना चाहिए। ये तो ठीक है, समाजी तौर पर ये कर लेंगे। मगर ये जो सरकारी तौर पर जो गलतियाँ हो रही हैं, हालाँकि कवानीन सारे मौजूद हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन में कौन-कौन से सतह पर जो है लूप होल्स हैं और किस तरह से उसे प्लग किया जा सकता है? देखिए, हर स्टेट में एक चीफ सेक्रेटरी होता है। अगर आप चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी के पास जाइए। चीफ सेक्रेटरी के पास जाकर के मेमोरेंडम दीजिए कि यहाँ हुँ, पर अपने हमारी इस रियासत में ये खामियां हो रही हैं, कानून की हुक्मरानी कमजोर पड़ रही है। आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको इन नुकात पर एक्शन लेना चाहिए। आप चीफ हुँ, सेक्रेटरी से मिलिए। लोग कितने लोग चीफ सेक्रेटरी से मिले बताइए मुझे आप। चीफ सेक्रेटरी से कोई डेलीगेशन, पहले हम देखते थे कि कोई इशू आता था तो फौरन एक ग्रुप जाता था शहरियों का, जाकर के चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम पेश करता था और डिस्कशन होता था। भाई सीएम नहीं मिलता है, जाने दीजिए, सीएम नहीं मिल सकता है कई वजूहत की वजह से, आप सीए से तो मिल सकते हैं। सीएस जी, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उससे जो है मिलिए आप। अगर आप अपने मसाइल को, अपने जो बर्निंग इश्यूज हैं समाज में जिससे आपको नुकसान हो रहा है, उसको आप जो है सरकार के पास नहीं पहुंचकर उसका जो है नोट नहीं दिलवाते हैं सरकार को, तो कैसे मसले हल होंगे? हुँ, हाँ, अब ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई सरकार को खुद एक्शन आना चाहिए। सरकारें पूरे हिंदुस्तान की सरकारें इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इनके पास तहकीकात करने के लिए भी पैसा नहीं है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कई तहकीकाती एजेंसी ऐसे हैं कि उनके पास ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं है। तो वहां पर पैसा डंप करने की जरूरत है। वहां पर एक्टिवेट करने की जरूरत है कानून को। इंटेलिजेंस को मजबूत करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस को आप मजबूत जब तक नहीं करेंगे, जब तक कोई इशू लॉ एंड ऑर्डर का सही ढंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जी, इंटेलिजेंस बहुत बड़ी अहमियत है, चाहे वो स्टेट का इंटेलिजेंस हो या जो है सेंट्रल इंटेलिजेंस हो। अगर इसको आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, इस पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, इनपुट्स के लिए पैसा देना पड़ता है। कुछ लोगों को जो है, जिसको मुखबिर कहते हैं आप, मुखबिरों को पैसा देना पड़ता है, तो पैसा है ही नहीं इनके पास। हुँ, हुँ, जब आप पैसा अगर मोबिलाइज नहीं करेंगे इन इदारों के लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल है किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में जो है अमन की सूरत हाल को बरकरार रखना है तो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है। अगर स्ट्रांग नहीं करते हैं इंटेलिजेंस को ये ममालिक, तो बहुत नुकसान। जी। शुजा साहब, जहाँ इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर भी तसाहुल बरता जा रहा है, ड्यूटी से रोगर्दानी की जा रही है। लोकल एमएलए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने में मशहूर है, अब तो वो ब्लास्फेमी का भी मुर्तकिब हो चुका है। हज़ारों एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस बड़ी हैप्पीली एफआईआर तो दर्ज करती है, मगर एक बार भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। मैं आपसे वही तो बार बार कह रहा हूं, अगर पुलिस एफआईआर के बावजूद एक्शन नहीं लेती है तो फिर जिम्मेदार शहरियों का ये फर्ज है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएं,
वो चीफ सेक्रेटरी से मिले, वो डीजीपी से मिले, क्यों नहीं मिलते? कितनी खबरें आपने देखी होंगी कि फलां डेलीगेशन गया इस इशू पर, डीजी से बात किया, फलां डेलीगेशन गया इस इशू पर, चीफ सेक्रेटरी से बात किया, कहाँ है? कोई मूवमेंट नहीं है। शर्म की बात तो ये है कि मूवमेंट नहीं है। टेबल न्यूज बना देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं 4 लोगों को बुला करके और समझते हैं कि काम हो गया। नहीं होता साहब। जब तक के कागज टेबल पर ना जाए, जब तक के उसके इजलास पे इजलास ना हो, तब तक ये बातें वैसी ही रहेंगी। एफआईआर दर्ज ये जो होते लोग रहे। एफआईआर है क्या? एफआईआर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप कुछ भी जाकर कह दीजिए वो एफआईआर बन जाएगा, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश की जरूरत होती है। अगर आप अपने फर्ज की अदायगी में नाकाम हैं और सरकार को ब्लेम कर रहे हैं तो कोई माने मतलब नहीं होते। कई जगह पर लोग जब पर्सनली गए, उसको एक्टिवेट उन्होंने किया, तब रिजल्ट्स आए। अभी देखिए जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली जो बीजेपी की तर्जुमान थी और जो मीडिया का हेड था दिल्ली का, उसके खिलाफ क्या ऐसे ही कार्रवाई हो गई? किसी को मुसलसल काम करना पड़ा, काम करने के बाद रिजल्ट आया। जी अगर आप खामोश बैठे रहे तो कोई रिजल्ट नहीं आता। एक लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, उसने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि भाई आप अपने अपने मजहब की हिफाजत कीजिए, मजहब से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, दूसरे मजहब के बारे में या दूसरे मजहब के जो पैगंबर हैं उनके बारे में उनकी शान में गुस्ताखी ना कीजिए। ये मैसेज गया, उस लड़के को मेहनत करनी पड़ी, तभी तो जाकर पूरी दुनिया में एक शोर हुआ कि ये गलत हुआ। और देखिए आपने क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद हुकूमत हिंद को ये कहना पड़ा कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से जो है हमको ये हम पर आप ये इल्जाम लगाइए कि हम तो बहुत इज्जत करते हैं मजहबों की, हर मजहब की हमारे पास मसावी इज्जत है, एहतराम है। एक बात खुल के सामने आई है ना, क्यों आई है ठीक ये बात? ठीक। इसीलिए कि आपने मुनज़्ज़म ढंग से नुमाइंदगी की, केस को पुट अप किया पूरी दुनिया के नक्शे पर। तो अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन अच्छे नतीजे आएंगे। जी खामोश अगर बैठेंगे, अपने ड्राइंग रूम में डिस्कस कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको सरकारी एजेंसियों के पास जाना पड़ेगा, वहां पर सियाह व सफेद करना पड़ेगा फाइलों को, तभी जाकर के काम होता है। क्योंकि जो एफआईआर पेंडिंग होते हैं उस पर भी रिव्यू होता है गवर्नमेंट का, हर स्टेट गवर्नमेंट का रिव्यू होता है कि कितने एफआईआर आए और कितने एफआईआर पर जो है कार्रवाई की गई। तो आपको बताना चाहिए कि भाई इतने एफआईआर, इस पे कार्रवाई नहीं हुई, तो वहां पे कार्रवाई होने की गुंजाइश नहीं करती है। लेकिन हम कोई एक्टिवेशन करते नहीं है, एक्टिव है नहीं, तो कैसे नतीजे आएंगे बताइए? ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ना, जो इंटरनल रिव्यू होता है एफआईआर जो है काफ़ी दर्ज होने के बावजूद एक्शन नहीं हुआ, तो पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहदेदार क्या कर रहे हैं? वो एमएलए के ताल्लुक से बरसों से मैं देखता रहा हूँ कि कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, मगर जू नहीं रेंगती। तो आला अहदेदार इस मामले में क्या कर रहे हैं? क्या हर बार आवाम को ही उनको तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल 100% मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार आपसे। हम्म। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस की जो तादाद हमारी आबादी के तनासुब के एतबार से होनी चाहिए थी, जो विंग्स हमारी आबादी के एतबार से होने चाहिए थे, वो नहीं है। पुलिस को प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ती है। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ और हम्म। आपके टीवी चैनल्स के तवज्जुह से लोगों से गुजारिश यही कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट को झिझोड़िए, गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दीजिए। आजकल तो ऑनलाइन जो है सिस्टम है, ट्विटर है, फेसबुक है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए, आप स्टडी करके देखिए कितने लोगों ने मसाइल के इशू पर बात की। अब मैंने कई नौजवानों को देखा जिन्होंने मोहल्ले के प्रॉब्लम्स को ट्वीट किया और 2 दिन के अंदर काम हो गए। एक ठीक। लड़के ने लाइट्स के बारे में जो है शिकायत की बल्दिया को कि हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है, फौरन लाइट आ गए। एक लड़के ने ये शिकायत की कि हमारे मोहल्ले में ड्रेनेज का पानी बह रहा है, 1 दिन के अंदर गाड़ी आ गई और साफ कर दिया। तो मेरा अर्ज करना ये है कि आज हमारा जो शहरी है वेल इक्विप्ड है कम्युनिकेशन के निजाम ठीक से, ठीक। ठीक है। उसको एक्टिवेट करो यार, उसको एक्टिवेट करने के बाद ही नतीजे आएंगे। ठीक है, अगर आपका आप एक्टिवेट करोगे। इसरार है कि अवामी तहरीक हो। अब मैं ये जानना चाहूँगा, आपने 2 बार कह दिया कि टेबल न्यूज़ बनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बंद कमरों में डिस्कशन होता है, बाहर नहीं आते हैं। तो ये जो समाज के जिम्मेदारान हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये खौफ में जी रहे हैं या फिर सीक्रेट कोई अंडरस्टैंडिंग है इनकी? ये सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करने के भी लायक नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना, क्या कहते हैं, आप कमजोर नहीं हो चुके। जब हम्म। समाज का तबका कमजोर और नहीं हो जाए
तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जब इन लोगों को एक्टिवेट नहीं करेंगे, इनको इनको हरकयाती नहीं बनाएंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। अवाम, मैं तो अवाम पर ही उंगली उठाऊंगा, क्योंकि अवाम में वो जो जज्बा होता था, जैसे कलकत्ता की बात करता हूं मैं, कि ट्राम का किराया 1 पैसा बढ़ गया था, तो हड़ताल, आम हड़ताल हो गई थी, और शाम को जो है फैसला वापस लेना पड़ा। तो जी। मेरा कहना ये है कि आज अवाम में वो जोश, वो जज्बा नजर नहीं आता है जो माजी में था। आज अगर हम अवाम को एक्टिवेट करते हैं पॉजिटिव लेवल पर, तो आप देखिए अच्छे नतीजे आएंगे। मैं जी। आपसे जो बात कह रहा हूँ कि आपके स्मार्टफोन्स पर सारी चीजें मौजूद हैं, आप क्लिक करके देख लीजिए, मार के देखिए कि भाई कितने रायट्स हुए, जवाब आ जाएगा कि इतने रायट्स हुए, कौन सी सरकारों के जमाने में हुए, इनके जमाने में हुए, उनके जमाने में हुए, कितने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, मीडिया का रोल क्या था, ये था। और आज जो वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, वो मीडिया की बदमाशी से, टीआरपी बढ़ाने की जो बदमाशी है, जो निकम्मापन जो है, बल्कि मुझे कहने दीजिए उर्दू में कमीनापन जो है एक्सपेक्टेशन का, वो अगर रुकता है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे वाकयात खत्म हो सकते हैं। आपने नूपुर को कैसे अलाउ किया, कैसे उसको रोका नहीं एंकर ने? एंकर तो तायद कर रही थी, तो क्या उस एंकर के एंकर की खिलाफ, जहनियत भी वही है। हाँ तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, तो उसके जी। खिलाफ केस करना चाहिए हमको। ठीक। किसने केस किया? कोई नहीं, किसी ने केस नहीं किया। क्यों नहीं करते केस आप उन पर? ठीक। किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए ना। ठीक। मीडिया का मतलब ये तो नहीं है कि वो जो है पूरी दुनिया के तमाम कवानीन से ऊपर है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर जगह पर कानून है, मीडिया में कानून है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया, आप देखिए कि उस मासूम लड़के के साथ जो सलूक हुआ, उसके 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 वालिद को 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। 3 दिन के बाद वो नॉर्मल होके जो है रिपोर्ट करने आया बच्ची की। तो बोलने का मतलब ये है कि अवाम में जो है, जो मायूसी है एडमिनिस्ट्रेशन के तई, उसको खत्म करने की जरूरत है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के तई जो मायूसियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो मुल्क में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पूरा पैसा, जो हमारा हार्ड अर्न मनी है टैक्स पेयर्स का, वो पैसा हम लुटा रहे हैं रईतु बंधु के नाम पे, हाँ? किसान बंधु के नाम पे, दलित बंधु के नाम पे, फला बंधु के नाम पे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप अच्छी सड़कें बनाएंगे तो सारे लोगों को फायदा होगा, आप अच्छा कम्युनिकेशन निजाम बनाएंगे तो सारे लोगों को फायदा होगा। तो एक अच्छी जो है सोसाइटी तैयार कीजिए, आप एक अच्छा समाज तैयार कीजिए, और अमनो जब्त को अहमियत दीजिए, क्योंकि अमनो जब्त के बगैर कोई भी रियासत पनप नहीं सकती। मुझे याद है बाबरी मस्जिद जब इंतजाम हुआ था, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद के इंतजाम के बाद तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का जो सरमाया हिंदुस्तान में आने वाला था, वो किसी और मुल्क में चला गया। तो मेरा अर्ज करना यह है कि अगर हम बचेंगे तो हमारा मुल्क बचेगा, अगर हम भूख से मरेंगे तो मुल्क कहां से बचेगा? जी। मुल्क का मतलब अवाम है भाई, मुल्क का मतलब मिट्टी तो नहीं है, मुल्क का मतलब जी। सरहद तो नहीं है, जी। मुल्क का मतलब अवाम है। अवाम जब तक खुश रहेंगे, जब तक उनको रोजगार मिलता रहेगा, अमनो-ज़ब्त उनको मिलेगा, मुल्क जिएगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर ये नहीं हो गया तो मुल्क कहां से बढ़ेगा आगे, मुल्क कहां से जिएगा? जी। मुल्क को जिंदा रखने के लिए आपको चुनावी झगड़े से हट करके आगे बढ़ना चाहिए। भाई आप जी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप लड़िए ना, मेरा इकोनॉमिक प्रोग्राम ये है, मैं ये प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए ये चीज क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं ज़राअत में ये तब्दीली लाना चाहता हूँ। ऐसे इश्यूज पर आकर लड़िए ना इलेक्शन। इस पे तो आप लड़ते नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है। ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपने काफ़ी जो है मुफीद मालूमात हम तक पहुंचाई। आप काफ़ी बरहम हैं कि इंटेलिजेंस पर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है इंटेलिजेंस। और इसके अलावा आपने कहा कि पुलिस अहलकारों को उनकी ज़िम्मेदारी दिलाने के लिए समाज के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो चीफ़ सेक्रेटरी तक पहुँचे। अगर चीफ़ मिनिस्टर नहीं मिलते हैं तो चीफ़ सेक्रेटरी तक पहुँचे। बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने की है। अब ये देखना है, जो मुहावरा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि हर कोई, आप कह रहे हैं, बुज़दिल हो चुका है। तो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी सबको निभाना है। मीडिया के ताल्लुक से आप काफ़ी बरहम हैं और यकीनन होना चाहिए, क्योंकि मीडिया अनएथिकल
काम कर रहा है, एक तबके की बात कर रहा है, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही है। आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे जनाब डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब, जिन्होंने जो कम्युनली जो अ, हालात ख़राब हो रहे हैं मुल्क में, किस तरह से उसको बहाल किया जा सकता है, किसकी किसकी ज़िम्मेदारी है और किस तरह से वो ज़िम्मेदारी को निभाए, अगर ना निभाने पर बैकअप यानी कि फॉलो अप एक्शन क्या होना चाहिए, मीडिया का रोल कैसा होना चाहिए, तमाम तफसीलात बताई। अब देखना यह है कि हुक्काम तक ये मैसेज किस तरह से पहुंचता है और हुक्काम किस तरह से होश के नाखून लेते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।